अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ और आई हैव ऑनर्ड कि आई हैव आल्सो मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन विच आई डिड इन 1999। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑब्वियसली एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी के साथ जो मैंने इसको अटैच किया है वो अटैच किया है स्टूडेंट्स को, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। आपके लिए ये अवेयरनेस सेशन मैंने रखा है कि एपिलेप्सी तो एक अलग से प्रॉब्लम है, लेकिन जब एपिलेप्टिक स्टूडेंट जो होते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद उनकी जो पढ़ाई के इश्यूज होते हैं उसमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो आज के जो मेरी टॉक है वो सारी की सारी एपिलेप्सी एंड इट्स challenges related to admission in the school या educational placement, and after admission what type of problem epileptic students they are facing from their teachers, from their peers, from their classmates, from their parents. These problems are more likely to be associated with the social stigma which is associated with epilepsy itself. तो सबसे पहले तो मैं ज़रा एपिलेप्सी के बारे में बताऊं कि एपिलेप्सी एक तरह का सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसमें ब्रेन के अंदर एक आप जैसे जानते हैं ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। कुछ बीमारियां ग्रे मैटर की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं और कुछ बीमारियां जो है वो वाइट मैटर की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। तो एपिलेप्सी वो बीमारी है जो ब्रेन के ग्रे मैटर की प्रॉब्लम की वजह से होती है और ये एक तरह का ब्रेन की ग्रे मैटर डिजीज़ है। और एपिलेप्सी में होता ये है कि ये एक तरह का ऐसा फिनोमेना है, ऐसा एक एपिसोड होता है जो कि सडनली आता है और स्पॉन्टेनियसली ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एपिलेप्सी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस वक्त किसी को एपिलेप्सी का अटैक आएगा। एपिलेप्सी का अटैक जब आता है तो पेशेंट को आमतौर पे अवेयरनेस नहीं होती कि उसको एपिलेप्सी का अटैक होने वाला है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट जिनमें उनको पता होता है कि हमें एपिलेप्सी का अटैक आने वाला है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा इज़ अ अवेयरनेस अबाउट द इम्पेंडिंग एपिलेप्टिक अटैक विच अकर्स बिफोर द एक्चुअल एपिलेप्टिक अटैक। अब जो है एपिलेप्सी जो है उसको अब जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो एपिलेप्सी को आप उसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं, पेटेंट माल एपिलेप्सी भी कहते हैं, या उसको मेजर एपिलेप्सी कह लें या उसको माइनर एपिलेप्सी कह लें, whatever it is। लेकिन है epilepsy is a problem which is causing impact on the not only the life of the child or the individual who is having epilepsy, but also it is affecting the life and different type of activities of the caregiver, जो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक स्कूल से रिलेटेड है तो उसका स्कूल हो सकता है, स्कूल की इन्वायरमेंट हो सकती है, उसके जो पीयर जो उसके क्लास फेलोज हैं वो हो सकते हैं। तो इन सब पे इसका इफ़ेक्ट आता है। तो उस लिहाज से जो है एपिलेप्सी जो है वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या ब्रॉडर कैनवस पे हमें देखना पड़ेगा कि स्कूल में जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसको एपिलेप्सी कुछ को होती है जिसे हम कहते हैं कंजेनाइटल एपिलेप्सी या जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ एपिलेप्सी, और कुछ पैदा होने पे बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन उसके बाद उनको सडनली किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो कि डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है, जिसमें इन्केफ्लाइटिस होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, जिसमें कुछ और जो है मिनरल या ट्रेस एलिमेंट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है, जिसे हम जो है वो एक्वायर्ड एपिलेप्सी कहते हैं। तो उसमें कुछ कंजेनाइटल एपिलेप्सी होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं। अब एक बच्चा जब नॉर्मल पैदा होता है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, तो कुछ को तो एपिलेप्सी जैसे मैंने कहा कि बाई बर्थ होती है और कुछ को बर्थ के बाद होती है। अब दोनों सूरतों में जो है जब बच्चा ग्रो करता है तो ग्रो करने के साथ साथ अगर उसकी एपिलेप्सी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको फिट्स बार बार पड़ रहे हैं या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या एपिलेप्सी की वजह से उसकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स जो है वो फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं और वो उनको एईडीज़ या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स उनको तजवीज़ करते हैं। तो ये जो एईडीज़ हैं, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये आमतौर पे पेशेंट को या एपिलेप्टिक जो क्लाइंट होता है उसको लॉन्ग टर्म अरसे के लिए खानी होती हैं, जो कि
मिनिमम जो है वो 3 इयर्स होता है और मैक्सिमम जो है 5 इयर्स तक जाते हैं। लेकिन उसके बाद इन सर्टन कंडीशन जिसे हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं, तो उसमें ये जो है ट्रीटमेंट होल लाइफ भी हो उसको कंटिन्यू करना होता है। अब चूँकि पेशेंट एपिलेप्टिक मेडिसिन खा रहा होता है तो अल्टीमेटली दीज आर द ड्रग्स विच आर कॉल्ड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एंड दे हैव इफेक्ट ऑन द माइंड एंड ब्रेन। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग के इफेक्ट होने की वजह से अल्टीमेटली उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होगा, और अनफॉर्चुनेटली उनका जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनका साइड इफेक्ट जो है वो आप 2 तरह में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं जो कि फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के, और कुछ जो हैं जिसे हमें न्यूरोटॉक्सिक या न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो आपके जो जनरल साइड इफ़ेक्ट हैं या जो आपके फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट जो एपिलेप्सी की मेडिसिन खाते हैं तो उनको आमतौर पे नौजिया हो सकता है, उनको लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, उनको जो है डिफरेंट तरह के दूसरे इश्यूज, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, कुछ को जॉइंटिस भी होता है, कुछ के गम्स के अंदर ब्लीडिंग भी होने के चांसेस होते हैं, और कुछ के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के दूसरे इश्यूज जिसमें हेयर फॉल है। हेयर फॉल भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इंक्रीज वेट या ओबेसिटी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके बरखिलाफ़ वेट का कम होना भी एंटी एपिलेप्टिक का इफेक्ट हो सकता है। कुछ एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे वेट बढ़ता है, कुछ एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे वेट कम होता है, और ये सारे के सारे फिजिकल साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसे हम न्यूरोटॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट या न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट या जनरल साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसका ताल्लुक जो है ना वो ब्रेन से होता है, या वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि इटसेल्फ मिमिक करते हैं या इटसेल्फ एक तरह का शो करते हैं कि शायद इसको कोई और इलनेस है। फॉर एग्जांपल एपिलेप्टिक पेशेंट को जो है वो बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डिसओरिएंटेशन हो सकती है जो कि इनके साइड इफ़ेक्ट में आता है। उसमें उसके ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, उसमें डबल विजन उसमें होने के चांसेस होते हैं, उसमें ट्रेमर होने के चांसेस होते हैं, उसमें इनकोऑर्डिनेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि जब ये जो साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया, इसमें मैंने एक जो साइड इफ़ेक्ट जो कि सब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इतने कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होता है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव डिक्लाइन या मेमोरी प्रॉब्लम, या जिसमें कुछ बच्चों के साथ बिहेवियर प्रॉब्लम आता है, कुछ के साथ एग्रेसिव बिहेवियर होता है। ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ होते हैं। अब ये जो बिहेवियरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो कॉग्निटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आमतौर पे ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा रहे होते, जो घरों तक बाउंड होते हैं, या जिनको पेरेंट्स जो है वो स्कूल में एडमिशन नहीं कराते, या जो ऐसे बच्चे जो कि किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में या किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल नहीं जाते, उनमें तो ये जो कॉग्निटिव साइड इफ़ेक्ट हैं या बिहेवियरल साइड इफ़ेक्ट है इतने वो उसमें ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जो किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में होते हैं, या इवन अगर वो किसी मदरसे में जा रहे हैं वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली उनके अंदर जो है वो कॉग्निटिव साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर होते हैं। उनके पेरेंट्स भी इसकी कंप्लेन करते हैं, उनके टीचर भी कंप्लेन करते हैं कि ये जो बच्चा जो है ये सही तरह पढ़ता नहीं है, या इसको सबक याद नहीं होता, या याद करके भूल जाता है। इस पर हम सख्ती भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके समझ में नहीं आता जो हम इसको बताते हैं। अब ये तो एक इस्टेब्लिश एंटिटी है कि AEDs या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का जो है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इनके साथ होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे आर डोज डिपेंडेंट। अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की डोज अगर कम है तो ये साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की डोज अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे, और उसकी इंटेंसिटी और उसकी सेवेरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अब ये चूँकि डोज डिपेंडेंट है, लिहाजा आप डोज को इंक्रीज़ करने की नौबत उस वक्त आती है जब आप देखते हैं कि आपका जो क्लाइंट है या एपिलेप्टिक पेशेंट है उसके एपिलेप्टिक फिट्स कंट्रोल नहीं हो रही। जब उसकी एपिलेप्टिक फिट्स कंट्रोल नहीं होती तो अल्टीमेटली फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को या
पीडियाट्रिशियन को या साइकेट्रिस्ट को अल्टीमेटली जो है उसकी डोज को बढ़ाना होता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और एक दूसरी है न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो है जिसमें आमतौर पे फिनोबार्बिटोन आती है, जिसमें कार्बामाजिपिन आती है, जिसमें फेनिक्वाइन आती है, जिसमें वेल्पोरिक एसिड या वेल्प्रेट्स आती हैं, या जिसमें एक और ड्रग है इथोसेक्सिमाइड। तो ये है ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। जो ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं इनकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले इनका एडवांटेज ये है कि ये चीपर हैं। दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि ये ईजिली अवेलेबल हैं। तीसरा इनका एडवांटेज ये है कि इनकी डोज के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आप हायर डोज में भी आप इनको दे सकते हैं, तो उसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस नहीं होते, स्वाय फेनिक्वाइन के जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़रा कम होता है, और वो अगर आप उसकी डोज को बढ़ाएंगे तो उसमें पेशेंट जो है फ़ौरन टॉक्सिसिटी में चला जाता है। इसके साथ साथ जो ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनके एक जो उनका डीमेरिट है या उनका जो एक ड्रॉबैक है, जो उसका नेगेटिव पहलू है, वो ये है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, अब इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है उसकी जो है आमतौर पर डोज को भी कम करना पड़ता है। जब आप उसको डोज को कम करते हैं तो अल्टीमेटली पेशेंट फिट पड़ते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपको इंक्रीज डोज की तरफ जाना पड़ता है, या फिर आपको पॉलीथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। पॉलीथेरेपी का मतलब है कि यूजिंग मोर देन वन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एट द सेम टाइम, जो कि आमतौर पे प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो आमतौर पे स्टैंडर्ड है, जो आमतौर पे प्रिंसिपल है, जो आमतौर पे प्रोटोकॉल है, वो यही होता है कि आप सिंगल ड्रग से पेशेंट को ट्रीट करें। अगर सिंगल ड्रग से ठीक नहीं होता तब आप उसको सेकंड उसको ड्रग उसको ऐड करनी होती है। तो यहाँ ये मैं बताना चाह रहा था कि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उसकी कैटेगरी में, जैसे ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का मैंने बताया कि ये चीपर हैं काफ़ी ज़्यादा और इनकी इजी अवेलेबिलिटी है, लेकिन इनके थोड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आप कह लें कि बहुत सीरियस होते हैं, और कुछ जो है ट्रांजिएंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं। जैसे जैसे पेशेंट वो मेडिसिन खा रहा होता है और उसकी बॉडी उससे अडाप्ट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, अडाप्टेशन उसमें आ जाती है, तो वो अल्टीमेटली वो साइड इफ़ेक्ट ओवरकम हो जाते हैं, या पेशेंट उसका हैबिचुअल हो जाता है, तो फिर हमें दवाई को कंटिन्यू करने में कोई इशू नहीं होता। दूसरी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो है न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो कि आमतौर पे हम कहते हैं कि 1990 के बाद जो मार्केटेड हुई हैं या मार्केट में आई हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो अवेलेबल है 1990 के बाद। अब ये जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं इसमें जो है फेल्बामेट है, इसमें टोपेरामेट है, इसमें लिवोटिसिटाम है, इसमें लेमोट्राइजीन है, इसमें ऑक्सकार्बाजेपिन है। तो ये वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो कि न्यूअर हैं। अब न्यूअर के कुछ अगेन इनके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इनका सबसे बड़ा जो है एडवांटेज तो ये है कि ये जो है इनकी जो है इनके साइड इफ़ेक्ट्स ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के मुकाबले में कम है। लेकिन एट द सेम टाइम इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम तो हैं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो होते हैं वो कुछ थोड़े से सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें होते हैं, जिसे हम लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग से बरात है कि उसमें लीवर के प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें थायराइड के प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें कुछ बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें कुछ ब्लड के प्रॉब्लम जिसे हम ब्लड कैंसर टाइप कहते हैं, जिसे एप्लास्टिक एनीमिया टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो इनके साथ हैं। तो मतलब इनके साइड इफ़ेक्ट हैं तो कम है, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मोर लीथल हैं, मोर सीरियस हैं, और इतने ज़्यादा हैं जिससे आपकी लाइफ को ख़तरा होता है। तो ये तो इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसका पॉजिटिव ये है कि इनके जो है इनकी एफिकेसी जो है वो कुछ कंडीशंस में ओल्डर के मुकाबले में अच्छी है। लेकिन जनरली जो एज अ प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि ओल्डर और न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का आमतौर पे एफिकेसी वाइज कोई एज सच फ़र्क नहीं है। जितनी ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एफिकेशियस हैं, इसी तरीके से जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो भी एफिकेशियस हैं। तो उस लिहाज से जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो दोनों मेडिसिन जो है जो ओल्डर एंड न्यूअर हैं उसमें ये है कि आप ये कह लें कि जो इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है बनिस्बत इसके कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। अब जो बच्चा जब एक एपिलेप्टिक होता है और जब वो स्कूल गोइंग एज में आता है, जब स्कूल में जाता है, तो आम तौर पे सोशल स्टिग्मा की वजह से पेरेंट्स इसको कंसील करते हैं, इसको
डिस्क्लोज़ नहीं करते स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से कि हमारे बच्चों को एपिलेप्सी है, बिकॉज उनको ये फियर होता है कि अगर हम कहेंगे इसको एपिलेप्सी है या ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन खा रहा है तो वो चूँकि उसको स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो है वो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। लिहाजा पेरेंट्स आमतौर पे इसको हाइड करते हैं, इसको कंसील करते हैं, इसको छुपाते हैं। तो उसकी वजह से जो है जब बच्चे को एडमिशन स्कूल में हो जाता है तो एडमिशन के बाद अल्टीमेटली कभी, क्योंकि एपिलेप्सी जो है वो एक तरह की अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, वो किसी वक्त भी किसी जगह पे भी हो सकती है, डिस्पाइट गुड ट्रीटमेंट, डिस्पाइट गुड प्रोटोकॉल ऑफ एपिलेप्सी, किसी वक्त भी ये एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। तो उस लिहाज से जो है जब बच्चे को स्कूल में एपिलेप्टिक अटैक होता है तो फिर वो हॉस्पिटल स्टाफ अल्टीमेटली स्कूल की तरफ से जो है पेरेंट्स को कंसर्न करता है, और पेरेंट्स फिर जो है अल्टीमेटली जब स्कूल जाते हैं तो वो उसको कहते हैं जैसे आपके बच्चे को एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है तो जैसे पहले भी था तो आपने नहीं बताया, तो पेरेंट्स आमतौर पर डिनाई करते हैं। अब डिनाई करने या ना करने का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि आमतौर पे स्कूल जो होते हैं वो इस तरह के बच्चों को एडमिशन नहीं देते और उनकी एजुकेशन नीड्स का को कंटिन्यू नहीं वो रख सकते। तो अक्सर का देखा गया कि ऐसे बच्चों को जो है वो स्कूल से फारिग कर दिया जाता है या उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये तो इसका एक एस्पेक्ट है जो कि आमतौर पे ये बच्चों को फेस करना होता है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है ये जो कि लॉन्ग टर्म इनको देना होता है, और लॉन्ग टर्म की वजह से मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताया। इसमें साइड इफ़ेक्ट में जो डिफरेंट तरह के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, एक तो उसमें कॉग्निटिव साइड इफ़ेक्ट या मेमोरी या आपके लैंग्वेज के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरा इनके साथ या तो एक्सेसिव स्लीप होती है या लॉस ऑफ स्लीप होती है। तो कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जिसमें स्लीप जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो दवाई खाने से बच्चे ज़्यादा सोते हैं और दिन में भी उनको नींद आती रहती है, जैसे फिनोबार्बिटोन है, जैसे कार्बामाज़ेपिन है। तो इनसे जो है ना वो नींद बच्चों को ज़्यादा आती है। कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जिसकी वजह से इन पेशेंट को इंसोम्निया जैसे लॉस ऑफ स्लीप कहते हैं या स्लीप की कमी हो जाती है, और उसमें जो है ना वो लेमोट्राइजीन एक ऐसी ड्रग है जिससे स्लीप डिप्रिवेशन हो जाती है या उससे स्लीप कम हो जाती है। अब ये जो सिनेरियो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका ताल्लुक तो वैसे मेडिकल से या पेरेंट्स से तो इसका इतना कंसर्न नहीं, उनको बताने का मकसद ये है कि ये फिजिशियन की डिस्क्रिप्शन होती है या फिजिशियन की ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वो ऐसी ड्रग सेलेक्ट करे जो बच्चे के जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वाइदर दे आर इन द स्कूल, दे आर इन द कम्युनिटी और इन द स्कूल, ताकि वो जो सोशल कॉन्टेक्ट्स उसके किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ या इफ़ेक्ट ना हो। अब उस लिहाज से जो है आमतौर पे जब सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स होती है उसमें ऐसी ड्रग सेलेक्ट की जाती है, अगर बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग है तो हमारी ये कोशिश होती है कि भाई ऐसी दवाई दें ताकि दिन में जो है उसको नींद ना आए, और अगर ऐसी कोई मेडिसिन है भी है जिसके साथ नींद आने का एहतमाल या चांसेस होते हैं तो उसकी हम दिन की डोज उसकी कम करते हैं, रात की उसकी डोज हम ज़्यादा करते हैं। या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे स्लीप डिप्रिवेशन होती है या जिसे इंसोम्निया कहते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि उसका जो है हम उसकी डोज इस तरीके से एडजस्ट करें कि उसको जो है ना वो डे टाइम में जो है ना वो उसकी जो स्लीप जो उसकी लॉस है वो उसको प्रॉब्लम है। तो उस लिहाज से हमें ये ड्रग की सिलेक्शन में बड़ा इसको हमें देखना होता है, और उसके बाद फिर हमें जो है ना उसकी ड्रग की डोजेस को भी देखना होता है, और फिर उसका ड्यूरेशन उसको कितना अर्सा देनी है। तो अगर कोई पेशेंट बच्चा जो है जो अगर एपिलेप्टिक है और वो अगर स्कूल गोइंग है तो अल्टीमेटली उसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उसमें आती है, उसमें मेमोरी का प्रॉब्लम आता है, उसमें रजिस्ट्रेशन और रिकॉल जो कि मेमोरी का एक फिनोमेना होता है उसमें उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके साथ उसकी लैंग्वेज में भी उसमें इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जब हम यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली पेरेंट्स की तरफ से जो कंप्लेन आती है कि बच्चे की जो है वो स्कूल परफॉर्मेंस का ख़राब हो रही है, और बच्चे को जो स्कूल से जो शिकायत आ रही है कि बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है या उसकी जो है लर्निंग अप टू मार्क नहीं है। तो उस लिहाज से ये होता है कि हमें जो है वो उसको अपनी जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है या ट्रीटमेंट शेड्यूल है या उसकी ट्रीटमेंट रेजीम है उसको हमें रिव्यू करना होता है, और फिर हमें उसको देखना होता है कि कोई इसमें ऐसी दवाई तो नहीं है जो कि उसमें उसकी कॉग्निटिव उसमें इम्पेयरमेंट करी है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है, अगर बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, किसी ऑक्यूपेशन में है,
उसमें आमतौर पे उसकी कॉग्निटिव जो एबनॉर्मलिटी है या कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो कोई ऐसे काम नहीं कर रहा होता जिसमें मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो या कंसंट्रेशन की या फोकसिंग की या अटेंशन की ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप ऐसे बच्चे को डील कर रहे होते हैं जो कि स्कूल गोइंग है, उसको स्कूल को होमवर्क भी मिलता है, उसको असाइनमेंट भी करने हैं, उसको डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट भी करने हैं, उसको एग्ज़ाम में भी अपीयर होना है, तो अल्टीमेटली फिर ये फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेडिसिन को ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करें जिसके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के या कॉग्निटिव इफेक्ट्स उसके ना हों, अगर हों तो मिनिमम हो। तो उसमें उस लिहाज से जो है ये हमें सिलेक्शन इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किस तरीके से जो है वो मेडिसिन को सिलेक्ट करना है जो कि कॉग्निटिव डिक्लाइन की तरफ ना जाए। तो अब ये है कि उसमें क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर के लिए जो है अब मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी जो है उसमें ऐसी क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे भी आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये था कि ये जो एपिलेप्सी है ये ऑटोइम्यून एपिलेप्सी या जिसे हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून एपिलेप्टिक फिनोमेना क्या होता है। तो ऑटोइम्यून एपिलेप्सी ये होती है कि एक नॉर्मल डेवलप्ड चाइल्ड है जो कि बिल्कुल नॉर्मल उसकी डेवलपमेंट हुई है, उसकी ग्रोथ उसकी नॉर्मल है, वो बिल्कुल एक तरीके से सही तरीके से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही थी। सडनली जो है उसके अंदर एक एपिलेप्टिक फिनोमेना आता है, एपिलेप्टिक उसको फिट पड़ता है, जो कि जब फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो उसको एपिलेप्सी डायग्नोज करता है। लेकिन उसका जो एपिलेप्सी डायग्नोज होती है उसको आप किसी उसको जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें जो है उसमें हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता कि जिसमें हम उसको कह सकें कि भाई इसमें इसको जो है वो इसकी एटियोलॉजी क्या है। आमतौर पे उसमें एटियोलॉजी उसमें नहीं आती। तो और उसमें ये होता ये है कि जब उसकी एटियोलॉजी का प्रॉब्लम जब आता है तो अल्टीमेटली जो है हमें फिर उसको देखना होता है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है ऑटोइम्यून एपिलेप्सी की वो भी नॉर्मल एपिलेप्सी की तरह लॉन्ग टर्म होती है, और उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उनकी भी फिर एक प्रॉपर वे में हमें उनको सेलेक्ट करना होता है, और फिर उनको सेलेक्ट करके हमें ये देखना होता है कि उसको कितने अरसे के लिए देना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि मिनिमम पीरियड जो आमतौर पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का होता है वो आमतौर पे 3 इयर्स का होता है। और उसके बाद में जो है हमें ये देखना होता है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको हमें पीरियडिकली में फॉलो करना होता है, और उसकी ट्रीटमेंट के साथ हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे उस पर नज़र रखनी होती है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट के दौरान किसी तरह का कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट ट्रांजिएंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि सीरियस होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इवन इन सम केसेस दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। और लाइफ थ्रेटनिंग वैसे उसमें पेशेंट की लाइफ को भी आमतौर पे ख़तरा होता है। अब ये जो है क्वेश्चंस ज़रा उसको बुलाएं ज़रा, हाँ उनको बोले क्वेश्चन ज़रा बताएं। अब ये है कि कुछ ऐसे वो जो है क्वेश्चंस हैं यहाँ मैं उनको बताना चाहूँगा। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन ये था कि ये एपिलेप्सी कितने अरसे तक रहती है। आप मुझे देखें ठीक है, उसको बोले आन इसमें यह है कि कुछ है कि एपिलेप्सी कितने अरसे के लिए जो है मेडिसिन देनी होती है। तो उसका आंसर ये है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है कुछ कंडीशन में तो जो है हमें 3 साल के लिए देनी होती है, लेकिन इन सम केसेस इट मे बी अप टू 5 years, एंड इन वेरी सिलेक्टेड केसेस होल लाइफ हमें एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट हमें देनी होती है। लेकिन वही बात जैसे मैंने पहले की कि एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट के साथ हमें ये देखना होता है कि हमें उसमें देखना होता है कि उसमें किस तरह से जो है उसमें साउंड को बंद करो, हमें ये देखना होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट जो है ये इसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं कर रहे जो कि इसकी स्कूलिंग पे असरअंदाज होते हैं। अब यह है इसमें यह है कि जो दूसरी चीज़ें जो जिसमें इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि जो ड्रग्स हैं कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको
कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है लॉन्ग स्टैंडिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब उसमें जो है मैं जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं कि मैं एक बच्चे को ट्रीट किया आज से कोई 3 साल पहले, तो उसको एपिलेप्सी थी, उसकी एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने कुछ एक ड्रग उसको ऐड की। तो आफ्टर 1 वीक उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी क्या उसकी दौरे कैसे, कहते हैं हाँ दौरे तो ठीक है, लेकिन स्कूल से कंप्लेन आई है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसकी पढ़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसको जो है चीज़ें याद नहीं हो रही है, उसकी लर्निंग जो है उस तरह की नहीं जिसकी 1 हफ़्ते पहले थी। अब जब मैंने उसको रिसर्च किया तो रिसर्च में पता चला कि इतना जल्दी जो है कॉग्निटिव डिक्लाइन आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन मेरे पास तो एक तरह की ये विटनेस था मैं कि उसको जो है उस ड्रग से बहुत ही जल्दी उसके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन आई, और दैट ड्रग वाज टोपैरामेट। तो टोपैरामेट के साथ कहते तो हैं कि इसके साथ लर्निंग प्रॉब्लम आता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती कि विदिन 1 वीक बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया कि उसके स्कूल वालों ने इस चीज़ को नोट किया कि ये जो है इसकी पढ़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है और इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। अच्छा, अब जो है मैं कुछ आपके क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन जो है my son is sleeping is very less, and after height of his weight loss is not his weight does not increase, and 7 years age। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रुकैया अली का क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया था कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है ना वो जो होती हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, और एक जो है उसका साइड इफ़ेक्ट मैंने कहा था कि वेट गेन भी है और वेट लॉस भी है। अब ये जो इन्होंने जिस ड्रग का जिक्र किया ये वही ड्रग है जो मैं अभी आपको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बारे में बता रहा था, टोपैरामेट। अब ये जो टोपैरामेट ड्रग है, ये जो हाई टॉप जो इनका नाम लिया, मैं डॉक्टर फार्मास्यूटिकल ड्रग का नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन चूँकि इन्होंने लिखा भी है, तो ये जो टोपैरामेट है इसका साइड इफ़ेक्ट है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वो तो है जैसे मैंने पहले आपसे। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है इट काजेज वेट लॉस। तो अब ये जो वेट लॉस वाली बात है ये हमें इनकॉर्पोरेट उस वक्त करनी पड़ती है जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट एपिलेप्सी का आता है जिसको ओबेसिटी होती है, तो फिर हमें उसकी ओबेसिटी को देखते हुए हमें जब आप ड्रग की सिलेक्शन करनी होती है तो हमें देखना होता है हमें इसको ऐसी मेडिसिन दें जिससे इसका वेट इंक्रीज़ ना हो। जैसे वेलपोरेट या वेलपोरिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है एंटी एपिलेप्टिक जिससे वेट इंक्रीज़ होता है, तो अभी अल्टीमेटली हम उसको वेलपोरेट नहीं देंगे, हम उसको टोपैरामेट देंगे। लेकिन टोपैरामेट देने से उसकी एपिलेप्सी तो कंट्रोल हो जाएगी और उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि वेट उसका कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसमें उसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्कूलिंग के हवाले से देखनी होती हैं। और अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया शाजिया नूर का कि उनको कहा कि उनको डिप्रेशन है। अब ये है हमें देखिए बात यह है कि एपिलेप्सी एज आ सिंगल डिजीज़ के तौर पे भी किसी को अफेक्ट कर सकती है, और एपिलेप्सी के साथ आपकी कोमॉर्बिडिटी या कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। लिहाजा अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी है लेकिन साथ में उसको डिप्रेशन भी है, तो हमें फिर ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का सिलेक्ट करना होता है जो कि उसकी एपिलेप्सी को भी ट्रीट करे और वो उसके डिप्रेशन को भी ट्रीट करे। क्योंकि देखा यह गया है, और ये एक तरह की साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड बात है कि जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं दे आल डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड ऑफ एपिलेप्सी। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं जिसमें SSRIs हैं, जिसमें SNRIs हैं, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो जितनी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं ये एपिलेप्सी के थ्रेशोल्ड को कम करती हैं। लेकिन आपको फिर क्या होता है कि अगर एक पेशेंट
एपिलेप्टिक है तो उसको आपने डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट अगर आपने उसके दवाई उसमें ऐड कर दी तो अल्टीमेटली इसको एपिलेप्सी का थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से उसको एपिलेप्टिक फिट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन किया गया है कि अगर उनको डिप्रेशन भी है और साथ में अगर एपिलेप्सी भी है तो फिर ये फिजिशियन की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सेलेक्ट करे जो कि उसकी एपिलेप्सी को तो ट्रीट करे ही करे लेकिन उसके साथ उसके डिप्रेशन को भी एड्रेस करे। और इस तरह की जो मेडिसिन है वो आम तौर पे जो है हमें देनी पड़ती है और उसमें जो है लेमोट्राइजीन इसके अंदर अच्छी सिलेक्शन है, इसके अंदर कार्बामाजिपिन एक अच्छी सिलेक्शन है, इसके अंदर वेलपोरेट एक अच्छी सिलेक्शन है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि वेलपोरेट से आपका वेट गेन हो सकता है, कार्बामाजिपिन से आपको स्लीप एक्सेसिव स्लीप के इश्यूज आ सकते हैं। अब यही चीज़ें है कि अगर एक बच्चा एक स्कूल गोइंग एज में है और उसको अगर डिप्रेशन हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली हमें सिलेक्ट ऐसी मेडिसिन करनी पड़ेगी जिससे उसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन अल्टीमेटली जैसे हर एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम किसी बच्चे को जिसको एपिलेप्सी है और डिप्रेशन है उसको अगर हम लेमोट्राइजीन अगर उसको शुरू करा देते हैं जो कि डिप्रेशन को भी ट्रीट करती है और साथ में उसके एपिलेप्सी को भी एड्रेस करती है तो अल्टीमेटली उसके अंदर उसको पॉजिटिव उसके अंदर इफेक्ट आएगा। या उसके अंदर हम कार्बामाजिपिन अगर ऐड कर दें या उसमें हम वेलपोरेट अगर ऐड कर दें तो अल्टीमेटली उसके दीज आर देयर ड्रग्स विच आल्सो हैविंग द मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऐसी हैं जिनका मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी होता है, जिसमें कार्बामाजिपिन है, जिसमें वेलपोरेट है, जिसमें टोपैरामेड भी आती है और जिसमें लेमोट्राइजीन भी आती है। तो ये वो ड्रग हैं जो कि मूड स्टेबलाइजर भी हैं और एंटी एपिलेप्टिक भी हैं। अच्छा, अब एपिलेप्सी और लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से एक वजीर साहब का सवाल आया है। असल में आमतौर पे एपिलेप्सी और लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। आप ये कैसे, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती और किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको एपिलेप्सी नहीं हो सकती। ये तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जब आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को जब आप सिलेक्ट करते हैं, जब उनको एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जैसे मैंने पहले कहा जिनके साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अल्टीमेटली अगर बच्चा स्कूल के एज में है तो उसको जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी या उसकी जो एजुकेशनल इश्यूज़ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। लिहाजा फिर हमें सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स में हमें इसको बड़ा मुताद होना चाहिए। अब ये जहाँ जो ये क्वेश्चन जो है कि ये रुकैया अली का क्वेश्चन है कि कोई अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट इस्लामाबाद में सजेस्ट करें। तो इस्लामाबाद में जो अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो चूँकि उनका बच्चे को चेक कराना है तो वो डॉक्टर मतलूब आज़म हैं, तो उनको आप वहाँ पे पता कर लें। डॉक्टर मतलूब आज़म ये मारगला मेडिकल कॉलेज में ये प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे ये पढ़ाते भी हैं, वहाँ की फैकल्टी में भी हैं। तो डॉक्टर मतलूब आज़म साहब इस्लामाबाद में हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम होता है उनको ट्रेस करने में तो आप आईसीपी की वेबसाइट के ज़रिए आप कांटेक्ट कर लें। मैं आपको उनका वे अबाउट मैं बता दूँगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं कि जब बच्चा स्कूल में जब जा रहा है तो उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि आमतौर पे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि हम बच्चा जो है सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, उसकी वैन आ जाती है तो उसको हम 7 बजे अगर हम उसको दवाई देंगे तो उसका तो खाली पेट होता है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं उनको आमतौर पे यही एडवाइस करता हूँ, एडवाइस यही करनी चाहिए कि वो बच्चे की मेडिसिन आप उसके साथ दे दें। और फिर वहाँ वही आती है कि अगर आप स्कूल वालों को बताएंगे कि ये बच्चे की एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है जो इसको देनी है, तो फिर वो ये है कि जो उसके स्कूल के जो इश्यूज आते हैं वो फिर अरोज होते हैं। फिर अल्टीमेटली स्कूल वाले उसको किस तरीके से लेते हैं ये फिर अपने हर स्कूल की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। लेकिन ये होता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आपको डोज मिस नहीं करनी होती है, उसकी टाइमिंग भी जो टाइमिंग होती है, अगर एक मेडिसिन दिन में 2 दफ़ा देनी होती है तो आप सुबह अगर 8 बजे देनी है तो रात को आपको 8 बजे देनी है।
एग्जैक्ट आपको 12 आवर्स के बाद वो मेडिसिन आपको यूज़ करानी है। अगर नहीं यूज़ कराएंगे तो अल्टीमेटली जो है ना उनके अंदर फिर उसके अंदर एपिलेप्सी का उनके अंदर प्रॉब्लम होने का चांस होगा, और फिर अल्टीमेटली वो डोज मिस होने की वजह से ड्रग का सीरम लेवल कम होगा, और सीरम लेवल कम होगा तो उसमें अल्टीमेटली उसमें फिट्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो ये टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि 24 घंटे में एक मरतबा दी जाती हैं, जैसे फेनिटवाइन है। तो फेनिटवाइन ऐसी मेडिसिन है, और फिनोबार्बिटोन, ये दो ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जो 24 घंटे में एक दफ़ा देनी होती हैं। अगर ये आप सिर्फ रात को अगर आप दे दें तो दिन में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो फिनोबार्बिटोन है उसके साथ जो ये ड्रॉबैक ये है कि इसके साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के चांसेस दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। और एक स्टडी भी है जिसमें ये बताया गया है कि जब ऐसे बच्चे जो कि फिनोबार्बिटोन खा रहे होते हैं और ऐसे बच्चे जो फिनोबार्बिटोन नहीं खा रहे, जब उनकी एक कंबाइंड रिसर्च की गई तो उसमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, वो जो फिनोबार्बिटोन लेने वाले बच्चे थे उनमें जो परफॉर्मेंस IQ के हिसाब से 10 पॉइंट्स कम थी एज़ कम्पेयर टू दी चाइल्ड who are not taking the फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन देने से लर्निंग डिसेबिलिटी की भी चांसेस होते हैं, और उसके साथ साथ जो है फिनोबार्बिटोन के साथ में जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की भी चांसेस होते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी ड्रग है, टाइम टेस्टेड ड्रग है, और जहाँ पे रेजिस्टेंट एपिलेप्सी आती है, जहाँ बच्चे के फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे इसको यूज़ कराने में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होता, और उसकी एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है। आप उसके बाद जो फेनिटवाइन है वो भी आप दे सकते हैं, वो भी 24 घंटे में एक दफ़ा मेडिसिन देनी होती है। या तो ये दो ओल्डर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में से ऐसी मेडिसिन है जिसमें डे टाइम में देने की ज़रूरत नहीं होती, और आप 24 घंटे में उनको एक दफ़ा दे सकते हैं, और इसके गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट इसके साथ आते हैं, और एपिलेप्सी कंट्रोल भी इसमें अच्छा आता है। लेकिन अब बात आ रही थी कि इनके साइड इफ़ेक्ट की, तो अब ये दोनों जो ड्रग्स हैं इनके साथ और जो दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में होता है कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, उनमें हाइपोकैल्सीमिया आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया आपको जैसे पता है कि हाइपोकैल्सीमिया बजाते खुद एक ऐसा एक रिस्क फैक्टर है जिससे एपिलेप्सी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर किसी पेशेंट को जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे वेल कंट्रोल्ड है, और ऑल ऑफ सडन उसके अंदर कैल्शियम की अगर कमी होती है, उसको हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो उसमें फिट्स पड़ने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस लिहाज से इसमें ये तो वो उस लिहाज से इसमें ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने ड्रग की सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से करनी है। अब उसकी ये तो मैंने बात बता दी आपको टाइमिंग की। अब टाइमिंग अगर स्कूल वालों से बच्चे के पेरेंट्स का काम है कि वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन जाके मिले, उसको बताएंगे कि हमें मेडिसिन जो है ना इसको स्कूल में देनी है, और वहाँ पे उसका कोई ना कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ फिर ये है कि आप बच्चे को सुबह उसको मॉर्निंग में ज़रा जल्दी उसको नींद से उठा दें, और उसके बेहतर ये होगा या रिकमेंडेड ये होगा कि आप उसको मेडिसिन देने के बाद उसको स्कूल में भेजें। और जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया कि इसकी टाइमिंग 2 टाइम होती है, तो वो उसमें कुछ ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसके साथ एक्सेसिव स्लीप होती है। लिहाजा कोई अगर ऐसी मेडिसिन है जिसमें स्लीप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आप वो सुबह में देंगे तो अल्टीमेटली बच्चा स्कूल में जाके वहाँ पे उसको स्लीपी फील करेगा, वहाँ पे वो ड्रॉजी फील करेगा, तो फिर अल्टीमेटली ड्रॉजी होने से या स्लीपी होने से उसकी जो उसकी एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है या जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो ज़्यादा दूसरे बच्चों से आमतौर पे कम होगी। अब यहाँ पे ये है कि अभी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात जैसे हो रही थी, तो अब लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस जो है वो एपिलेप्सी के साथ डायरेक्टली तो अटैच नहीं है, लेकिन अगर एपिलेप्सी की एटियोलॉजी या उसका रीज़न किसी ऐसे फिनोमेना की वजह से है जिसने ब्रेन में किसी ऐसे हिस्से को इफ़ेक्ट किया, जैसे फ्रंटल लोब ब्रेन का है, या हाइपोकैम्पस है, या आपका लिम्बिक सिस्टम है, या जो ब्रेन के जो
डीपर स्ट्रक्चर हैं। अगर कोई डीपर स्ट्रक्चर में एपिलेप्टिक फोकस अगर है या उसके फ्रंटल लोब में अगर एपिलेप्टिक फोकस है तो अल्टीमेटली उसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ्रंटल लोब आपको पता है कि ये एक तरह की आपकी बॉडी की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जिसमें मेमोरी है, जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसमें प्लानिंग है, जिसमें आपकी जो है डिसीजन मेकिंग है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ये फ्रंटल लोब से होते हैं। तो लिहाजा किसी का पेशेंट का जो है वो फोकस एपिलेप्सी का वो फ्रंटल लोब अगर है तो अल्टीमेटली उसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उसके अंदर आएगी, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से अल्टीमेटली उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस में उसमें अल्टीमेटली डिक्लाइन आता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको जो है वो अच्छा एपिलेप्टिक कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर एपिलेप्टिक पेशेंट को जितनी दफ़ा एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं, जितनी दफ़ा उसको दौरे पड़ते हैं, उतनी दफ़ा उसके अंदर ब्रेन डैमेज होने के या उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा अच्छा एपिलेप्सी कंट्रोल किसी भी एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होगी तो एपिलेप्सी कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत सारे स्कूलिंग के लिहाज से इशू आते हैं। एक तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बार बार फिट्स पड़ने से उसके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आएगी। दूसरा ये एपिलेप्टिक फिट्स पड़ने की वजह से उसका स्कूल से एब्सेंट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तीसरा जो है एपिलेप्टिक फिट्स पड़ने की वजह से उसके जो स्कूल के अंदर जो है जो उसके एक पीयरशिप है, अगर स्कूल में उसका फिट पड़ा है तो उसके पीयर के साथ उसकी एसोसिएशन जो है डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू दी साइको सोशल स्टिग्मा। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें एड्रेस करनी होती हैं। और एपिलेप्टिक अगर पेशेंट है तो उसको भी रीअश्योर कराना ज़रूरी है, उसके केयर गिवर या उसके पेरेंट्स को भी रीअश्योर कराना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो उसके पीयर्स हैं जो उसके टीचर्स हैं उनको भी रीअश्योर कराना ज़रूरी है कि उनको अब ये बताया जाए कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कॉन्टीजियस है, और ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे स्कूलिंग पे फ़र्क पड़ेगा या उसकी अचीवमेंट दूसरे बच्चों के बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फेमस लोग हैं जो कि सक्सेसफुल जिन्होंने लाइफ गुजारी, उनको एपिलेप्सी थी, और डिस्पाइट एपिलेप्सी दे हैव अ वेरी गुड लाइफ, दे बिकम अ गुड प्रोफेशनल, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारी है। तो एपिलेप्सी जो है किसी भी तरीके से एजुकेशन के लिए हर्डल नहीं है, नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो फिर उसको आपको प्रॉपर काउंसलिंग के ज़रिए, चाहे वो काउंसलिंग आप पेरेंट्स की करें कि वो बच्चे को प्रॉपर में स्कूल भेजें, या उसकी काउंसलिंग जो है वो स्कूल के जो उसके टीचर्स हैं, जो उसका टीचिंग स्टाफ है, जो उसकी फैकल्टी है स्कूल की, उनको भी बताएंगे कि ये अगर इसको प्रॉपर तरीके से अगर बच्चा एपिलेप्टिक मेडिसिन खा रहा है और उसकी एपिलेप्सी अगर प्रॉपर कंट्रोल में है तो कोई वजह नहीं है कि वो एजुकेशन में जो है वो अपने तौर पे बेहतर तौर पे वो जो है वो परफॉर्म ना कर सके। अच्छा, ये अब इसमें ये क्वेश्चन ये है कि आई केम पाकिस्तान बट इन कराची वन डे ही हैज़ 8 attacks and I came back to KSA Saudi Arabia since 1 year, and now and his epilepsy is अब ये है कि देखिए बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि एपिलेप्सी इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, despite in very good epileptic centers throughout the world, despite good use of investigation tools of epilepsy, जिसमें आप EEG भी हो सकती है, जिसमें MRI हो सकते हैं, जिसमें फंक्शनल MRI हो सकती है, जिसमें MRI विद फुल एपिलेप्सी प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं, जिसमें फुल CT स्कैनिंग भी हो सकती है, डिस्पाइट ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस and despite the good sensitivity of these tools, and despite good specificity of these tools to diagnose the epilepsy, still there are 30% of the cases
जिनको आप प्रॉपर वे में मैनेज कर रहे हैं, जिसमें कोई किसी किस्म की कोई कोताही या कोई लैकिंग नहीं होती, ना ही डायग्नोसिस में ना ही ट्रीटमेंट में, even then they do not have good epileptic control. They have recurrent fits, episodic fits, जिसे हम मेडिकल टर्म में हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं या हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जो है ना, ये 30% केसेस में होती है, और इसके लिए फिर हमें अल्टीमेटली अदर टूल्स जो है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें एक तो ऑब्वियसली पॉलीथेरापी है, जिसमें मोर देन वन ड्रग्स पर 3 या 4 ड्रग्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है, हमें उसकी तरफ पॉलीथेरापी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप पॉलीथेरापी की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अल्टीमेटली जितनी तरह की मेडिसिन आप देंगे, अल्टीमेटली उनके साइड इफ़ेक्ट भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। उसके साथ साथ भी जब साइड इफ़ेक्ट बढ़ते हैं तो फिर इनकी जितनी ज़्यादा मेडिसिन देंगी तो इनका ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है। तो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कोई इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ड्रग इंट्रैक्शन का मैं यहाँ पे ये बता दूँ, कुछ ड्रग्स होती हैं जो जब एक साथ देती हैं तो वो एक दूसरे के सीरम लेवल को कम करती हैं, या उनमें एंजाइम इंडक्शन का हम लोग एक फिनोमेना यूज़ करते हैं कि एक ड्रग जो है दूसरे के लिए एंजाइम इंड्यूसर के तौर पे काम करती है और उसके जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है या उसके मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर सकती है। उससे क्या होता है, या तो उसकी दूसरी मेडिसिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वो आप समझ लें कि लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की तरफ चला जाएगा पेशेंट, या उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो पेशेंट जो है वो टॉक्सिक डोज की तरफ चला जाएगा। फिर उसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, और टॉक्सिक इफेक्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, उसका मतलब होता है कि अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकते हैं। तो लिहाजा जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर, डिस्पाइट सिलेक्शन ऑफ गुड ड्रग, गुड डोजेज, गुड टाइमिंग, एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होती। तो अल्टीमेटली फिर हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हट के हमें नॉन फार्माकोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कीटोजेनिक डाइट्स। तो कीटोजेनिक डाइट जो है वो रेजिस्टेंट एपिलेप्सी के केसेस में यूज़ होती है, जिसमें बॉडी के अंदर हम एक फिनोमेना होता है जिसे हम कीटोसिस कहते हैं, और कीटोसिस के ज़रिए हम उसकी फ़ैट को बर्न करते हैं और उसके ज़रिए फिर अल्टीमेटली गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट हमें मिलते हैं एपिलेप्टिक कंट्रोल के। एक तो उसको कीटोजेनिक डाइट होती है, और कीटोजेनिक डाइट जो है डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट फार्मूलाज में वो अवेलेबल है, और वो कीटोजेनिक डाइट से जो है एपिलेप्सी के कंट्रोल जो है काफ़ी बेहतर तौर पे हो जाता है। और फिर उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल में ये है कि हमें एपिलेप्सी सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, और एपिलेप्सी सर्जरी के लिए आपको ज़ाहिर है किसी माहिर न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करना पड़ता है। और माहिर न्यूरो सर्जन जो है वो डिफरेंट तरह के इन्वेस्टिगेशन टूल्स यूज़ करके वो जो ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि एपिलेप्टिक फोकस होता है, जहाँ से एपिलेप्सी जनरेट हो रही होती है, जहाँ से एपिलेप्सी ट्रिगर हो रही होती है, या जो एपिलेप्सी का एक तरह का फिनोमेना जहाँ से जनरेट हो रहा होता है, उसको अल्टीमेटली जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए उसको रिमूव किया जाता है, उसकी डिसेक्शन की जाती है, और उसकी डिसेक्शन की वजह से, उसको रिमूवल की वजह से गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। और उसमें पेशेंट जो रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है, उनमें ये देखा गया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और इवन इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं कि अगर एक पेशेंट रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का था तो उसकी अगर आपने सर्जरी अगर की है तो सर्जरी करने के बाद उसको सम टाइम जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की भी ज़रूरत नहीं होती, वो उसके बगैर एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है जो रुकैया अली ने किया, तो इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये इस्लामाबाद में जाके डॉक्टर मतलूब आज़म से मुलाकात करें और वहाँ पे जाके उनसे कंसल्ट करें। और अगर कराची वो आना चाहें तो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो NICH कराची है, यहाँ पे मैं जॉब है मेरी, तो यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे मैं उसको पूरे तरीके से प्रोटोकॉल को देख के जो भी उसके लिए बेहतर होगा, और इंशाल्लाह मैं उनको इंश्योर करता हूँ अगर वो कराची में आए तो इनका एपिलेप्सी इंशाल्लाह किसी हद तक जो है इसको कंट्रोल कर लूँगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि एपिलेप्सी का कंट्रोल जो है ये भी एक रिलेटिव टर्म है। द कंट्रोल ऑफ एपिलेप्सी इज़ आल्सो अ रिलेटिव टर्म, इट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। वो इसलिए कि एक फैमिली आपके पास आती है, वो ये कहती है जी कि हमारे बच्चे को जो है वो हफ्ते में 6 दौरे पड़ते हैं,
तो प्लीज़ इसके लिए कुछ करें। जब आप उसको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देते हैं तो वो आपके पास 1 हफ्ते के बाद आते हैं, तो वो पेरेंट्स कहते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बड़ा अच्छा हो गया, अभी हमारे बच्चे को जो है ना वो दौरे पड़ना कम हो गया, इस हफ्ते उसको सिर्फ 3 दौरे इसको पड़े। तो वो 6 से जो 3 दौरों की तरफ जो बच्चा आ रहा है, ये भी एक तरह का पॉजिटिव साइन है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रिलेटिव टर्म है, ये है जो कंट्रोल ऑफ एपिलेप्सी, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो 6 दौरे वाला जो बच्चा है जो हफ्ते में उसको पढ़ रहे हैं, उसको अगर 3 पे अगर आ रहा है, पेरेंट उस पर खुशी का इज़हार करते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब हम आपकी मेडिसिन से बहुत खुश हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि बच्चे को इस हफ्ते सिर्फ 3 दौरे पढ़े हैं, पहले उसको 6 दौरे पढ़ते थे। उसके बरखिलाफ अगर कोई एक पेशेंट आपके पास ऐसा आता है उसको 6 महीने में 1 दौरा पड़ता है, और आपने मेडिसिन अगर आप दी है, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और किसी वजह से अगर उस 6 महीने में अगर 2 दौरे उसको होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एपिलेप्सी इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसको अगर हफ्ते में अगर उसको 6 महीने में दूसरा दौरा अगर हो गया तो कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा ख़राब काम हो गया, आपने क्या कर दिया, पहले तो उसको 6 महीने में 1 दौरा पड़ता था, जबकि आपकी दवाई शुरू किया तो इसको 6 महीने में 2 दौरे हो गए। तो ये क्या है, ये इस फिनोमेना ये है कि एपिलेप्सी को आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि एपिलेप्सी में सिर्फ जो ब्रेन के अंदर जो ट्रिगरिंग एरिया है, जो ट्रिगरिंग फोकस आपके ब्रेन के अंदर है, जहाँ से एपिलेप्सी का अटैक जनरेट हो रहा है, वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सम टाइम ऐसे मैंने कहा कि ड्रग साइड इफेक्ट होती हैं, एक ड्रग दूसरे ड्रग के सीरम लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेस है, स्लीप डिप्रीवेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, मैग्नीशियम का कम होना है, या उसके अंदर कुछ स्ट्रेस है, या कोई फैमिली के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी है, कोई फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जो बच्चा परसीव कर रहा है, और परसीव करने की वजह से असल में वो उसकी एपिलेप्सी के थ्रेशोल्ड को ट्रिगर कर रहा है और उसके एपिलेप्सी के थ्रेशोल्ड को कम कर रहा है, जिसमें अल्टीमेटली उसके अंदर फिट्स पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये रिलेटिव फिनोमेना है। तो कुछ लोग जो है वो एपिलेप्सी को डिफरेंट एस्पेक्ट में देखते हैं, और फिर वो डिफरेंट एस्पेक्ट को देखने की वजह से ट्रीटिंग फिजिशियन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये जो पेरेंट्स आए ये कह रहे हैं जी बच्चे को 1 दौरा पड़ा है, आइंदा इसको दौरा नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर फिजिशियन पे जब प्रेशर होता है तो फिर अल्टीमेटली वो फार्माकोलॉजिकली जब ट्रीट करता है तो वो फिर पॉलीथेरेपी की तरफ जाता है, मोर देन 1 ड्रग की तरफ जाता है। और जब मोर देन 1 ड्रग की तरफ जाता है तो अल्टीमेटली फिर उसमें आप जितनी ज़्यादा ड्रग देंगे तो उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्लूडिंग जो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, या इंक्लूडिंग जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन, या जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस तरीके से जो है ना इसको देखना है। अब ये है कि और मैं ज़रा अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन एंजाइटी अटैक का आ गया। एंजाइटी अटैक जो हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं वो डिफरेंट तौर पे बात करते रहे, तो आप आईसीपी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके आप स्क्रॉल करें तो वहाँ पे डॉक्टर माजिद अली आब्दी का या डॉक्टर उज़मा अली या डॉक्टर सोबी आफ्ताब का कोई ना कोई ऐसा लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें एंजाइटी को जो है एड्रेस किया होगा। तो आप वहाँ जाके वेबसाइट से आप जाके उसमें आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मैडम उस्मा अली का एक क्वेश्चन है कि कीटोजेनिक डाइट इज़ आल्सो कॉमन फॉर द वेट लॉस इन दिस। यस मैडम यू आर राइट। उसमें यह है कि वेट लॉस इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी डिजीज़ इंक्लूडिंग एपिलेप्सी। अगर एपिलेप्टिक पेशेंट है उसको अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिससे उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे वेलपोरिक एसिड या वेलपोरेट है, उससे वेट लॉस वेट उससे इंक्रीज़ होता है। तो अल्टीमेटली जब वेट बच्चे का या किसी भी पेशेंट का जब अल्टीमेटली बढ़ेगा और वो एपिलेप्टिक भी है तो फिर अल्टीमेटली वेट बढ़ने की वजह से आपको उसको उसकी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब उसकी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को जब इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उससे वेट गेन उसका और ज़्यादा होगा, और वेट गेन ज़्यादा होने के साथ साथ फिर अल्टीमेटली उसको डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक तरह का विशेष साइकिल होता है जिससे आपको डील करना होता है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें अगर आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट वेट कंट्रोल करें, जिसमें आपके लिपिड प्रोफाइल भी आपके नॉर्मल रेंज में आ जाए, जिसमें उसके जिसम का मेटाबॉलिज्म है वो भी अगर एक नॉर्मल उसमें आ जाए तो अल्टीमेटली उसके साथ आपका
जो आउटकम होता है वो गुड टू एक्सीलेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये है कि एपिलेप्सी जब बच्चों के स्कूल की जब बात हो रही है तो उसमें स्कूलिंग में जो इश्यूज़ हैं उसमें एक तो मैंने बताया था कि इसका एक्सेसिव स्लीप उसमें आ सकती है, और स्लीप की वजह से बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे सोता रहेगा। उसके स्कूल से जो है वो एपिलेप्टिक फिट्स की वजह से एब्सेंट भी वो होगा, और एब्सेंट होने की वजह से अल्टीमेटली उसके अंदर जो है वो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट अप टू मार्क नहीं होगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एकेडमिक डिक्लाइन आएगा, जो कि उसके पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पेरेंट्स फिर अल्टीमेटली स्कूल से सवाल करेंगे कि भाई हमारा बच्चा है, ये आपके पास पढ़ रहा था लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि देयर इज़ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी हो सकती है, जो कि एपिलेप्सी की एटियोलॉजी भी हो सकती है, जो उसका पीयरशिप का जो प्रेशर है, जो अल्टीमेटली जो स्टिग्मा की जो सिचुएशन है बच्चे ने उससे भी बचना है, वो भी उसमें हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे सिनेरियो हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एपिलेप्सी जब स्कूलिंग में जब होती है तो अल्टीमेटली जो स्कूल के अंदर अगर बच्चे को एपिलेप्टिक फिट्स अगर पड़ जाए तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको पर्सनल आपका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि जब 99 में जब मैं स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, मैडम शुगुफ्ता शहजादी हमारी डायरेक्टर थी, तो उसके जब मैंने कराची के मेरा असाइनमेंट था एपिलेप्सी इन स्पेशल स्कूल्स ऑफ कराची, तो मैंने एक सर्वे जब उसको किया था एज अ पार्ट ऑफ माई मास्टर स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो उसको जब मैंने जो टॉपिक जो मेरा सिलेक्ट किया था वो मेरा यही टॉपिक था कि एपिलेप्सी इन स्पेशल स्कूल इन कराची इट्स प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। तो उस वक्त ये देखा गया था कि जो कराची के जो स्पेशल स्कूलों में जो बच्चे जितने थे उसमें जो एपिलेप्सी की जो प्रेवलेंस जो मैंने निकाली थी वो 12.5 थी। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जो नॉर्मल जो एपिलेप्सी का प्रेवलेंस है नॉर्मल पॉपुलेशन में, जो कि स्पेशल नहीं होते, जो कि नॉर्मल होते हैं, वो है 0.5 to 1% जो है लोगों में एपिलेप्सी होती है नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन स्पेशल बच्चों में इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये जो मैंने जो शॉर्ट जो स्टडी की थी, एक आप उसको पायलट स्टडी कह लें, तो उसमें जो है ना ये 12.5% एपिलेप्सी थी स्पेशल स्कूलों में जो बच्चे थे, जिसमें सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे भी थे, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन भी थी, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, और इसमें कुछ बच्चे जो है वो उसमें ADHD के भी थे, कुछ उसमें ऑटिज़म के भी थे। तो अब यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि ऑटिज़म और ADHD में भी आमतौर पे एपिलेप्सी होती है। और एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने स्पेशल स्कूलों का विज़िट किया था तो वहाँ पे जितने स्कूलों में मैं गया, मैंने विज़िट किया, तो अनफॉर्चुनेटली किसी भी उस वक्त स्कूलों में इतनी जो है ना वो फैसिलिटी नहीं थी कि आप एपिलेप्सी को डील कर सकें, क्योंकि एपिलेप्सी को ट्रीट करना जो है उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, प्रॉपर एक ट्रेंड नर्स का होना ज़रूरी है, उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए। तो कुछ स्कूल कराची में भी ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल के ज़रिए जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश है, जहाँ पे उसको प्रॉपर जो है इमरजेंसी सिचुएशन में जो है उनको एपिलेप्सी वाले पेशेंट को डील किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि हर स्कूल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे सीज़ करता है, उसको सीज़र होता है, उसको एपिलेप्सी होती है, उसको प्रॉपर वे में आप रिससिटेट कर सकें, ताकि जब तक वो हॉस्पिटल जाता है तो आप उसको प्रॉपर जो है फर्स्ट एड उसको दे सकें। तो उस लिहाज से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये एक चीज़ ये है कि जो एपिलेप्सी की जो मेडिसिन है, चाहे वो ओल्डर है या न्यूअर है, जैसे मैंने पहले शुरू में आपको बताया, उसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि इनके साथ जब हम देखते हैं तो ये एपिलेप्सी वाले जो बच्चों को, जब एक नॉर्मल बच्चे को जो आप ट्रीट करते हैं जिसको एपिलेप्सी है, तो उसमें कुछ ऐसी अलामात, ऐसी सिम्टम, कुछ ऐसी उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस उसके अंदर आती हैं जो कि मिमिक कर रही होती हैं या तो ऑटिज़म को या ADHD को या उसको चाइल्डहुड डिप्रेशन को।
लेकिन जब आप उनको उन बच्चों को ऑटिज़म के लिए या ADHD के लिए या कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए या आप उसको डिप्रेशन के लिए जब असेस करते हैं तो अल्टीमेटली उनमें वो जो क्राइटेरिया होता है जो ऑटिज़म का या जो ADHD का वो फुलफिल नहीं कर रहे होते अकॉर्डिंग टू दी असेसमेंट ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उसके लिहाज से जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सम टाइम मिमिक करते हैं ADHD को और ऑटिज़म को, लेकिन असल में उनको ADHD या ऑटिज़म उनको होता नहीं है, वो सिर्फ मिमिक कर रहे होते हैं। उनको एक तरह का पेरेंट्स को या उनके केयर गिवर को ये लग रहा होता है कि इनको इसको एपिलेप्सी के साथ साथ जो है ऑटिज़म है, लेकिन जब आप उसको ऑब्जेक्टिवली जब आप उनको चेक करते हैं, जब उसका ऑटिज़म बैटरी या ADHD बैटरी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का डोमेन है, जब उसको वो प्रॉपर वे में असेस करते हैं तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं आता और वो उसके लिए नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिहाज से जो है ये ज़रूरी होता है कि जो इनके साइड इफ़ेक्ट पे नज़र रखी जाए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की, क्योंकि ये इनके साइड इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे की प्रॉपर स्कूलिंग पे इनका जो है इफ़ेक्ट आता है। और दूसरा जो है, जब अभी मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से कुछ बात कर लूँ कि जो बच्चे जो उनको एपिलेप्सी होती है उनकी एक रिकमेंडेड है कि उनकी एक प्रॉपर असेसमेंट की जाए और उनके असेसमेंट करके उनकी लाइफ से वो स्ट्रेसर्स दूर किए जाएं जो कि स्ट्रेसर्स उनकी एपिलेप्सी को एग्रीवेट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो एपिलेप्सी के जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, मैं स्पेशल बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल बच्चे एपिलेप्सी के हैं उनको अगर किसी मुस्तनद या क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी एक असेसमेंट करा ली जाए तो अल्टीमेटली उसमें आपको एक उसके स्ट्रेसर्स का पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसर्स हैं, क्योंकि स्ट्रेसर्स इन द लाइफ जो कि साइकोलॉजिकल उसकी साइकोलॉजिकली उसको इफेक्ट करते हैं और वो एपिलेप्सी को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर एक वेल कंट्रोल्ड एक बच्चा एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट अगर खा रहा है या बड़ा कोई है कि वो ट्रीटमेंट खा रहा है, उसको ऑल ऑफ सडन अगर उसको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन, चूँकि इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग इन अ वैक्यूम, वी आर लिविंग इन अ एनवायरनमेंट। और जैसे आजकल इन्वायरमेंट है कोरोना क्राइसिस की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान और हम कराची में भी और हर तरफ जो है इस वक्त एक तरह की स्ट्रेस और बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। तो लिहाजा ये जो बच्चे घरों पे हैं जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो उनकी स्ट्रेस को दूर किया जाए, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है उनकी एपिलेप्सी के फिनोमेना को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम प्रॉपर वे में जो है इसको हम देखें। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो वेबसाइट है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि डिफरेंट मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम के लोगों ने यहाँ पे किए हैं। और मेरे हवाले से एपिलेप्सी के हवाले से कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है वो वहाँ पे आप प्लेस कर दें और मेरे तक पहुँच जाएगी और मैं नेक्स्ट किसी टॉक में या उसी वेब पेज पे मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और यहाँ पे मैं आप सबको दोबारा वेलकम करता हूँ कि आफ्टर द ब्रेक ऑफ फ्यू डेज द ICP डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा अली हैज़ इनिशिएटेड हर कमिटमेंट के उन्होंने दोबारा से इसको शुरू किया और ये इंशाल्लाह जो है हमारी सर्विसेज आपके लिए जारी रहेंगी और हर दफ़ा इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके पास हर रोज़ 4 बजे कोई ना कोई प्रोफेशनल किसी न किसी टॉपिक के साथ जो है आपके पास आके आपको जो है उसके बारे में गाइड देगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।